नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, वो खबरें जिसका सीधा असर दुनिया के हर एक मुल्क पर होता है। हम आपको दुनिया के कोने कोने में लिए चलेंगे और बताएंगे क्या कुछ घट रहा है, क्या खबरें हैं जो पूरी दुनिया के हेडलाइंस में बनी हुई हैं। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे अमेरिका के ऐतिहासिक शटडाउन की। 43 दिन के बाद आखिरकार शटडाउन खत्म हो ही गया। अब अमेरिका के सरकारी ऑफिस में फिर से कामकाज शुरू हो जाएगा। हाउस में फंडिंग बिल पास हुआ, जिसके बाद ट्रंप ने बिल पर साइन कर दिया। ट्रंप ने शटडाउन का ठीकरा डेमोक्रेट्स के सिर फोड़ा है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को क्या कहा, यह भी आपको बताएंगे। ट्रंप जिस नुकसान की बात कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार क्या सिर्फ डेमोक्रेट्स हैं या ट्रंप की पार्टी भी जिम्मेदार है? 42 दिन में कैसे अमेरिका की सरकार में शटडाउन को लेकर उथल पुथल मची रही, इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच की क्या डील हुई है, वो भी पूरी बताएंगे, क्योंकि ट्रंप तो ओबामा केयर के विरोधी हैं। ऐसे में जिस मांग को लेकर डेमोक्रेट्स ने डील की है, उसका क्या भविष्य होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही शटडाउन खत्म होने के बाद अब क्या होगा, कैसे कामकाज शुरू होगा, कैसे सरकारी कर्मचारी काम पर वापस लौटेंगे, ये भी आपको जानकारी देंगे। फिर बात करेंगे ट्रंप की यारी, जो उन्हें टाइम टाइम पर भारी पड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे दोस्त से दुश्मन बेहतर है। दरअसल एप्स्टीन मामले में एक बार फिर ट्रंप का नाम सामने आया है। इस बार एप्स्टीन की ईमेल में ट्रंप के जिक्र ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। क्या है वो ईमेल और एप्स्टीन के मेल किसने की थी, इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे एप्स्टीन की कैसे एक साधारण टीचर इतना बड़ा बिजनेस फाइनेंसर बन गया और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना हो गया। एप्स्टीन कौन था, ये भी आपको बताएंगे। ट्रंप के साथ एप्स्टीन की दोस्ती दुनिया भर में क्यों फेमस थी? दो दोस्त जो हर वक्त एक साथ रहते थे, वो आखिर दुश्मन कैसे बन गए? इसके साथ ही बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की, जिससे अमेरिका का हर अरबपति डरता है, क्योंकि एप्स्टीन की फाइल में कहते हैं कुछ ऐसे राज हैं जो सामने नहीं आने चाहिए। तो क्या ट्रंप का नाम भी है, जिसका खुलासा कर इलॉन मस्क ने सबको चौंका दिया था? यह भी आपको बताएंगे। और फिर बात करेंगे एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत की। जेल में मौत को सुसाइड का नाम तो दे दिया गया, लेकिन सुसाइड में कैसे एप्स्टीन की हड्डियां टूट गई थी, ये कोई नहीं पाया। क्या अमेरिका में किसी बड़ी स्कैंडल को बचाने की कोशिश हो रही है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात होगी ट्रंप के दामाद की, जिसके खिलाफ सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। आखिर ट्रंप का सर्बिया कनेक्शन क्या है? जेरेड कुशनर का $500 मिलियन का लग्जरी होटल प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है, जिसका सौदा सर्बियाई सरकार ने किया था। इस सौदे में ऐसा क्या है जो आम जनता को पसंद नहीं आ रहा है? साथ ही आपको बताएंगे जेरेड कुशनर के बारे में कि आखिर वो कितने रईस हैं और कितनी संपत्ति है उनके पास। फिर बात करेंगे बदलते एआई युग की। आजकल हर चीज एआई के जरिए की जा रही है। ऐसे में शादी के लिए दूल्हा भी महिला ने एआई से निकाला। इस अनोखी शादी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। कहां इस एआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया? क्या बदलते वक्त के साथ एआई अब पार्टनर की जरूरत भी पूरा करने वाला है? ये सवाल भी उठ रहा है। महिला ने अकेलेपन को दूर करने के लिए एआई का सहारा लिया, लेकिन ये बातचीत शादी तक कैसे पहुंची, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे रूस के उस ह्यूमन रोबोट की, जो लॉन्च तो जोर शोर से हुआ, लेकिन स्टेज पर ही औंधे मुंह गिर गया। ऐसे में दुनिया रूस की तकनीक का मजाक बना रही है। ये खबर भी डिटेल से आपके सामने रखेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात अमेरिका के ऐतिहासिक शटडाउन की, जो आखिरकार खत्म हो गया। 43 दिन की अमेरिकी सरकार ने शटडाउन को खत्म कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी फंडिंग बिल पर साइन कर दिए। अब सरकारी कामकाज औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। ये न सिर्फ अमेरिकी जीडीपी के लिए गुड न्यूज है, बल्कि अमेरिका के करीब 4 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जो इस शटडाउन का दर्द झेल रहे थे। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को स्पेंडिंग बिल पास कराने के लिए विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स के 7 सांसदों के वोट की जरूरत पड़ी है। सीनेट में इस बिल को लेकर पहले ही काफी बहस हो चुकी थी, जिसके बाद इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा गया था। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जिस समय शटडाउन खत्म करने वाला बिल पास हुआ, तो सदन में जोरदार तालियां गूंज उठी। कई सांसद खुशी से गले मिलते दिखाई दिए, जबकि कुछ वोट खत्म होते ही चुपचाप बाहर निकल गए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास नए कानून के मुताबिक सरकार अगले जनवरी तक पुराने बजट पर काम कर सकती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये कैसे कानून पास हुआ, ये समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी संसद में कानून पास हुआ है। बिल के पक्ष में 222 वोट पड़े, विरोध में 209 वोट पड़े।
6 डेमोक्रेट्स ने पार्टी लाइन छोड़कर प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। 2 रिपब्लिकन ने बिल के खिलाफ मतदान कर दिया। ट्रंप ने फंडिंग बिल पर साइन किया। रिपब्लिकन बहुमत के सहारे बिल को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। यह बिल उन 8 सेनेटर्स के बीच समझौते का नतीजा है जिन्होंने डेमोक्रेट पार्टी की राय से अलग होकर यह फैसला किया कि रिपब्लिकन लोग सरकारी खर्च बढ़ाने वाले बिल में स्वास्थ्य सेवा टैक्स क्रेडिट बढ़ाने को मंजूरी नहीं देंगे। इस समझौते में 3 साल के खर्च के बिल को फंड किया गया है। अब बाकी सरकार के खर्च को 30 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। रिपब्लिकन ने वादा किया है कि वो मिड दिसंबर तक स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी बढ़ाने पर वोट करेंगे, लेकिन यह तय नहीं हुआ कि यह वादा पूरा होगा या नहीं होगा, जिसे ज्यादातर डेमोक्रेट्स चाहते थे कि किसी भी समझौते में शामिल किया जाए ताकि सरकार फिर से खुल सके, यानी शटडाउन खत्म हो सके। सरकारी खर्च को लेकर जारी कांग्रेस के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच सबसे बड़ा टकराव था, खासकर तब से जब इस साल ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस में लौटे। इस टकराव के कारण सरकारी सेवाओं में कई रुकावटें आई, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने देश भर में हवाई यात्रा पर कटौती का आदेश दिया। सबसे बड़े फेरबदल खाद्य सहायता कार्यक्रम स्नैप को लेकर पहली बार किया गया। चुनाव हारने के बाद हारे हुए डेमोक्रेट्स ने सरकार की फंडिंग के सितंबर के अंत में खत्म होने को हेल्थ केयर के मुद्दे पर अपनी लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया। यह स्वास्थ्य सेवा डेमोक्रेट पार्टी की पिछले 1.5 दशक की एक महत्वपूर्ण पहचान रही है। अब डेमोक्रेट्स की मांग क्या थी, यह भी आपको बताते हैं, जिसे लेकर वो इतने दिन से अड़े हुए थे और नौबत शटडाउन तक पहुंच गई। तो क्या थी डेमोक्रेट्स की मांग? पहली मांग ये कि फंडिंग बिल में स्वास्थ्य सेवा टैक्स क्रेडिट को शामिल किया जाए, क्योंकि अगर यह बंद हो गई तो बीमा की कीमतें बढ़ जाती, गरीब यानी मिडिल क्लास के लोग बीमा नहीं ले पाते। ट्रंप के रिसेशन के तरीके को रोकना, जिसे पहले से मंजूर सरकारी पैसे को कम करने से रोका जाए ताकि ट्रंप सरकारी फंड को कम न कर पाए। तीसरी डिमांड मेडिकल में कटौती वापस लेना। रिपब्लिकन पार्टी ने मेडिकेटेड की बजट में कटौती की। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि कटौती वापस ली जाए ताकि गरीबों को बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी यह साफ हो गया कि सब्सिडी को बढ़ाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। रिपब्लिकन, जो हाउस और सीनेट दोनों पर नियंत्रण रखते हैं, उन्होंने इसके जवाब में एक बिल पेश किया जिसमें सरकार को नवंबर के तीसरे हफ्ते तक फंड किया जाएगा, बिना किसी खर्च, कटौती या बड़ी नीति के बदलाव के। उन्होंने इस बिल को हाउस से पारित करवा लिया, जिसमें सिर्फ एक ही डेमोक्रेट ने समर्थन दिया, लेकिन सीनेट में अल्पसंख्यक डेमोक्रेट्स ने फिलिबस्टर का इस्तेमाल कर इसे पास होने से रोक दिया। हमने आपको इससे पहले के शोज में फिलिबस्टर के बारे में भी डिटेल से बताया था। हालांकि इसके बाद 1 अक्टूबर से शटडाउन हो गया। जैसे जैसे शटडाउन बढ़ता गया, अमेरिका में लाखों लोगों के लिए समस्याएं बढ़ती गई। समस्या और ज्यादा तब बढ़ गई जब व्हाइट हाउस ने स्नैप प्रोग्राम, जो कि सरकारी फंडिंग वाला प्रोग्राम है, जो खाने से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, उसको रोक दिया। सीनेट में ज्यादातर डेमोक्रेट्स हफ्तों तक अपनी पार्टी की रणनीति के साथ कायम रहे। सीनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन ट्यून ने रिपब्लिकन फंडिंग बिल पर 14 वोटिंग करवाई, लेकिन अल्पसंख्यक दल के सिर्फ 3 सदस्यों ने पार्टी लाइन तोड़कर इसका समर्थन किया। लेकिन जब प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती गई तो सीनेट डेमोक्रेटिक के सदस्यों ने शटडाउन खत्म करने के लिए एक समझौते की बात कही। यह समझौता सरकार को जनवरी तक फंड करने और शटडाउन शुरू होने के बाद ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी की गई छटनी को वापस लेने का प्रावधान लेकर आया, लेकिन इसमें अफोर्डेबल केयर एक्ट टैक्स क्रेडिट्स के लिए कोई अतिरिक्त फंडिंग शामिल नहीं थी। हाउस ऑफ सीनेट के डेमोक्रेट्स की नाराजगी के बावजूद सीनेट ने इसे 60 वोट के पास करा लिया, जिनमें से 8 वोट डेमोक्रेटिक कॉकस के सदस्यों के थे, बाकी रिपब्लिकन के सदस्यों के। अब हाउस से पास होकर बिल तो कानून बन गया, जिस पर ट्रंप ने साइन भी कर दिया। ट्रंप ने बिल पर साइन करने के दौरान इस विधेयक को बहुत बड़ी जीत बताया और कहा इस देश इससे बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहा, यह एक महान दिन है। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर इस शटडाउन का ठीकरा फोड़ा और बताया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इससे कितना नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि डेमोक्रेट्स के शटडाउन से भारी नुकसान हो गया अमेरिका को। इसके चलते 20,000 फ्लाइट्स या तो रद्द हुई या डिले हुई। 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। लाखों जरूरतमंद लोग खाने से वंचित रह गए। हजारों संघीय ठेकेदार और छोटे व्यापारियों को पैसे नहीं मिल पाए। शटडाउन का आकलन करने में वक्त लगेगा। दूसरे पक्ष के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े किसी न किसी विषय पर काम करेंगे। ओबामा केयर के इस पागलपन को भी भूल जाएंगे।
राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध के लिए आरोप लगाया और उसे अमेरिकी करदाताओं से जबरन वसूली का प्रयास बताया। ट्रंप ने कहा कि पिछले 43 दिन से कांग्रेस ने डेमोक्रेट्स ने अवैध विदेशियों के लिए अमेरिकी करदाताओं से सैकड़ों अरब डॉलर की वसूली करने के प्रयास में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को बंद कर रखा है। आज हम एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हम जबरन वसूली के आगे कभी नहीं झुकेंगे। डेमोक्रेटिक के कुछ लीडर्स ने ACA सब्सिडी के टैक्स क्रेडिट्स को बढ़ाने की लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने भी कह दिया है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह लड़ाई जारी रहेगी। ओबामा केयर सब्सिडी के ट्रंप बिल्कुल खिलाफ है और लगातार विरोध करते आए हैं। इसको लेकर ट्रंप ने ट्वीट भी किया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ACA सब्सिडी को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मुनाफा और अमेरिकी लोगों के लिए आपदा बताया था। ट्रंप ने कहा था कि इस सब्सिडी के बजाय लोगों को सीधे पैसे देकर उन्हें अपनी पसंद का इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा दी जानी चाहिए। साथ ही दोनों पार्टियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करने की भी अपील की थी। फिर भी ACA अफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडी को लेकर लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। हालांकि अब आपको यह बताते हैं जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है कि अमेरिका में लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ है। ACA से 22 से 24 मिलियन अमेरिकी लोग इस पर डिपेंड करते हैं। लगभग 93% लोग इसका लाभ ले रहे हैं। क्रेडिट्स खत्म होने से बीमा का खर्चा बढ़ेगा। 2026 में बीमा का मासिक खर्च लगभग 73,700 रुपए माना गया। यह बढ़कर लगभग 1,58,000 हो सकता है, यानी बीमा का खर्च लगभग 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगा। हमने आपको वर्ल्ड नाउ में शटडाउन से हुए नुकसान के बारे में डिटेल में बताया था कि 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान यूएस को हुआ है, जबकि चौथी तिमाही में GDP 1 से 2% गिरने का अनुमान है। 7.25 लाख कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं और 7.25 लाख कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। स्नैप प्रोग्राम से 4.25 करोड़ लोगों पर भूख का संकट पैदा हो गया था, तो वह एयर ट्रैफिक भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई कर्मचारी एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, लोगों को परेशानियां हो रही थी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सरकार खुलने पर क्या क्या रिस्टोर होने जा रहा है। अब सरकार खुलेगी तो क्या होगा, इस पर भी नजर डालते हैं। फेडरल एजेंसियां फिर से अपना काम शुरू करने लगेंगी। सरकार को 30 जनवरी तक फंडिंग मिल जाएगी। शटडाउन के दौरान निकाले गए कर्मचारी वापस लिए जाएंगे। जनवरी के अंत तक किसी नई कटौती पर रोक रहेगी। बिना वेतन और जबरन छुट्टी पर भेजे कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलेगा। लगभग 14 लाख कर्मचारियों को पेबैक मिलेगा। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी शामिल हैं, जिनकी कमी से कई फ्लाइट्स या तो रोकी गई या रद्द की गई या डिले की गई। लाखों अमेरिकियों के लिए स्नैप कार्यक्रम को फंडिंग दी जाएगी। दिसंबर में सीनेट में स्वास्थ्य बीमा टैक्स क्रेडिट पर वोटिंग होगी। बच्चों के लिए मुफ्त और कम कीमत वाले स्कूल मील कार्यक्रम को भी फुल सपोर्ट मिलेगा। कांग्रेस सदस्यों की सुरक्षा के लिए $203.5 मिलियन का प्रावधान किया गया है। कैपिटल परिसर की सुरक्षा जरूरतों के लिए भी फंड दिया जाएगा। तो ये खबर क्रिसमस से पहले अमेरिका में किसी गुड न्यूज से कम नहीं है, क्योंकि लाखों लोग इससे पीड़ित थे। बिना सैलरी लोगों के लिए रोजमर्रा का सामान लेना भी मुश्किल हो गया था। हालांकि अभी भी ट्रंप अमेरिकी इकोनॉमी को, अमेरिका की स्थिति को बेहतर बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका में महंगाई 3% से ज्यादा हो चुकी है। चीजें महंगी हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। शटडाउन खत्म होने के बाद भी अमेरिका को इससे उभरने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद तो है। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की। एक ऐसा केस जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से विवादों में, जिसे एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े अरबपति बहुत डरते हैं इस फाइल से। क्यों, आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप फिर से विवाद में है। एप्स्टीन फाइल कंट्रोवर्सी, जो कि अमेरिका का बेहद चर्चित मामला है, इसमें एक बार फिर से ट्रंप का नाम आ गया है और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए। इस बार अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदों ने कुछ ऐसे ईमेल्स पब्लिक कर दिए हैं जिसके बाद ट्रंप मुसीबत में फंस सकते हैं। इन मेल्स में दावा किया गया है कि ट्रंप ने जेफरी की एक विक्टिम के साथ घंटों बिताए थे। यही नहीं, ये भी दावे किए गए हैं कि ट्रंप को जेफरी की करतूतों के बारे में पूरी तरह जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कभी कुछ नहीं बोला। मौत के 6 साल बाद भी एप्स्टीन ट्रंप के लिए गले की हड्डी बने हुए थे। कम उम्र की लड़कियों की यौन तस्करी और यौन शोषण के लिए कुख्यात जेफरी एप्स्टीन के साथ ट्रंप की दोस्ती हर दूसरे दिन अमेरिका की राजनीति को गरमाता जा रहा है।
ताजा मामले में हाउस ओवरसाइट कमेटी ने सोशल मीडिया एक्स पर इन ईमेल्स को पब्लिश कर दिया है। ये ईमेल्स जेफरी एप्स्टीन, उनकी सहयोगी गिल्सन मैक्सवेल और लेखक माइकल वॉल्फ के बीच शेयर किए गए थे। इन ईमेल्स में एप्स्टीन ने सीधे तौर पर ट्रंप का जिक्र किया है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि ये नए दस्तावेज व्हाइट हाउस द्वारा सवाल उठाते हैं। जब इस ईमेल में क्या था जिसके बाद यह बवाल मचा है, अब जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। एप्स्टीन ने अप्रैल 2011 में मैक्सवेल को एक ईमेल भेजा था। ईमेल में डॉग शब्द का इस्तेमाल किया गया। एप्स्टीन ने कहा कि ट्रंप ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। मेरे घर में ट्रंप ने पीड़िता के साथ घंटों बिताए थे, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया, यहां तक कि पुलिस चीफ ने भी नहीं लिया। मैक्सवेल ने जवाब में लिखा, मैं भी इस बारे में सोच रही थी। 2019 में एप्स्टीन ने माइकल वोल्फ को ईमेल किया। ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था। उसने गिस्लेन को ऐसा करने से मना किया था। यह ईमेल एप्स्टीन की गिरफ्तारी से कुछ महीने पहले की। हाउस डेमोक्रेट्स ने जारी बयान में कहा है कि एप्स्टीन स्टेट ने कुल 23,000 दस्तावेज जारी किए, जिनकी ओवरसाइट कमेटी समीक्षा कर रही है। सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि नए ईमेल से कई सवाल खड़े होते हैं, जिन्हें अब तक व्हाइट हाउस छिपाता आया है। गार्सिया ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जितना एप्स्टीन फाइलों को छिपाने की कोशिश करेंगे, हम इन्हें उतना ही उजागर करेंगे। दूसरी तरफ इन ईमेल के सामने आने के तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर राष्ट्रपति को बदनाम करने के लिए चुनिंदा ईमेल लीक करने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन को अपने क्लब से कई दशक पहले निकाल दिया था, क्योंकि वो महिला कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार करता था, जिनमें यूफ्रे भी शामिल थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईमेल में जिस वर्जीनिया का जिक्र है वो यूफ्रे हैं, जो एप्स्टीन के खिलाफ प्रमुख आरोप लगाने वालों में से एक थी और इस साल की शुरुआत में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि यूफ्रे ने बार बार यह कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी गलत काम में शामिल नहीं थे और उनके साथ हुई मुलाकातों में ट्रंप हमेशा बहुत अच्छे और सम्मानजनक रहे हैं। वहीं यूफ्रे ने 2016 में एक बयान में भी कहा था कि उन्होंने कभी ट्रंप को किसी भी तरह के यौन शोषण मामले में शामिल नहीं देखा है और इस साल जारी अपनी मेमोयर में भी उन्होंने ट्रंप पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया। बता दें कि जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को 80 के दशक से जानते हैं। दोनों सेलिब्रिटीज एक वक्त पर पार्टी से लेकर सोशल इवेंट पर खुलकर अपनी दोस्ती को फ्लॉन्ट करते थे। एप्स्टीन कई बार ट्रंप के मारे लोगो क्लब में बतौर गेस्ट ठहरते थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उनका शुरुआती साल 2000 के दशक में ही रिश्ता खराब हो गया था, यानी एप्स्टीन की पहली गिरफ्तारी से लगभग 2 साल पहले। ट्रंप ने कहा कि उनका एप्स्टीन के साथ किसी भी अपराध से कोई संबंध नहीं है। वहीं एप्स्टीन की ईमेल में कई बार ट्रंप का नाम है। डेमोक्रेट्स ने जो दस्तावेज जारी किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं, ये कहां क्या क्या जिक्र है। तो 2015 में एप्स्टीन और माइकल वुल्फ के बीच बातचीत का जिक्र है एप्स्टीन फाइल्स में। वुल्फ ने कहा कि एक इंटरव्यू में ट्रंप से उनके रिश्ते के बारे में सवाल पूछेंगे। एप्स्टीन ने पूछा कि ट्रंप को क्या जवाब देना चाहिए, तो वुल्फ ने कहा कि उसे खुद बोलने दो, अगर वो झूठ बोले तो तुम उसे बाद में फंसा सकते हो, अगर वो जीतने की स्थिति में हो तो उसका साथ देकर एहसान बन सकते हो। फिर 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी ये ईमेल भेजा गया था। माइकल वुल्फ ने एप्स्टीन को एक ईमेल भेजा, तुम्हारे पास ट्रंप के खिलाफ बोलने का मौका है, इससे तुम्हें सहानुभूति मिलेगी और ट्रंप का करियर खत्म हो जाएगा। तीसरा ईमेल जनवरी 2019 का, जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में थे। ईमेल में एप्स्टीन वुल्फ से लिखा कि ट्रंप ने मुझसे इस्तीफा देने को कहा। शायद ट्रंप के मार एक लोगो क्लब की सदस्यता के बारे में मैं तो कभी भी उसका सदस्य था ही नहीं। ट्रंप के अलावा जारी किए गए दस्तावेजों में एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, जो ब्रिटेन के शाही परिवार से संबंध रखते हैं, और किंग चार्ल्स के भाई का भी जिक्र है। हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाया था कि उन्हें भी यौन शोषण से जुड़े आरोपों के लिए शाही परिवार से निकाल दिया गया था। मार्च 2011 में मैक्सवेल ने जेफरी एप्स्टीन के जरिए एक ईमेल एंड्रयू को फॉरवर्ड किया था। यह ईमेल महिला के साथ कथित यौन संबंधों के आरोपों से जुड़ा हुआ था, जो एप्स्टीन के लिए काम करती थी। उस ईमेल के मुताबिक एक महिला को 2001 में एप्स्टीन ने एंड्रयू से मिलवाया था। यह मुलाकात लंदन में मैक्सवेल के घर पर हुई थी,
जहां उस महिला का एंड्रयू के साथ संबंध होने का दावा किया गया। हालांकि एंड्रयू ने आरोपों को खारिज किया। अब आपको बताते हैं कि आखिर यह एप्स्टीन फाइल कंट्रोवर्सी है क्या, और यह एप्स्टीन कौन था जिसने कहा जाता है कि जेल में सुसाइड कर लिया, लेकिन उसकी कई हड्डियां टूटी पाई गई थी, तो फिर वो सुसाइड वाला एंगल कंट्रोवर्शियल हो गया। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। अमेरिका समेत मशहूर हस्तियों के साथ उसके करीबी संबंध थे। उस पर नाबालिगों से वैश्यवृत्ति कराने के आरोप लगे थे। जेफरी एप्स्टीन चाइल्ड सेक्स क्रिमिनल और स्मगलर था। जेफरी पर नाबालिगों की तस्करी का भी आरोप था। कई महिलाओं ने जेफरी पर मजबूर करने का आरोप लगाया। 2005 में पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन की जांच शुरू की, तो जांच में पता चला कि एप्स्टीन ने 36 लड़कियों का यौन शोषण किया। 2008 में उसे पहली बार पकड़ा गया, लेकिन उसने सिर्फ 13 महीने जेल में बिताए। जुलाई 2019 में फिर से उसे गिरफ्तार किया गया। न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप लगे। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सरकार ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया। जेफरी एप्स्टीन 70 के दशक में न्यूयॉर्क के एक स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाता था। कहा जाता है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के पिता उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने ही उसकी दोस्ती वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टमेंट बैंकर बेयर स्टर्न्स से जुड़े एक इन्वेस्टर से कराई। हालांकि साल 1981 में एप्स्टीन को धोखेबाजी के आरोप में निकाल दिया गया। एक साल बाद उसने खुद की एक फर्म एप्स्टीन एंड कंपनी खोली। यह फर्म अरबपतियों को फाइनेंशियल सलाह दिया करती थी। वो दावा करता था कि वो बहुत अमीर लोगों के पैसे मैनेज करता है, लेकिन बाद में कई जांच में पाया गया कि उसका असली बिजनेस बहुत संदिग्ध था। बहरहाल वो कुछ ही साल में बहुत अमीर बन गया। एप्स्टीन अमेरिका में जाना पहचाना नाम बन चुका था। बड़ी हस्तियों के साथ उठना बैठना था। शानदार पार्टियां करता था, जिसमें बिल क्लिंटन, मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, पॉप स्टार माइकल जैक्सन जैसे चर्चित चेहरे शामिल होते थे। लेकिन ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती परवान कैसे चढ़ी? ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि ये बार बार ट्रंप के लिए मुसीबत बनती रही। जेफरी एप्स्टीन की मौत को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसका नाम एक बार फिर अमेरिकी राजनीति में विवाद की वजह बना हुआ है और फिर से ट्रंप को चक्रव्यूह में घेर रहा है। कहते हैं ट्रंप और एप्स्टीन की मुलाकात भी एक पार्टी में हुई थी। 2002 में ट्रंप ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया। उसमें कहा कि मैं जेफ को 15 साल से जानता हूं, कमाल का आदमी है। यह बयान बाद में ट्रंप के लिए मुसीबत बन गया। 1997 के दशक में जेफरी एप्स्टीन और ट्रंप की दोस्ती परवान पर थी। कहते हैं कि दोनों हाई सोसाइटी में बड़ा जाना माना चेहरा हुआ करते थे, और ये तस्वीर भी हमने उन्हीं दिनों की लगाई है। ट्रंप बिजनेस की दुनिया में मशहूर थे। एप्स्टीन अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर थे। दोनों की मुलाकात न्यूयॉर्क की एलीट पार्टियों में हुई थी। ट्रंप और एप्स्टीन दोनों पाम बीच में भी प्रॉपर्टी रखते थे। दोनों एक दूसरे की पार्टियों में शामिल होते थे। ट्रंप का मार ए लोगो क्लब अमीरों का हैंगआउट स्पॉट था। कई पार्टियों में दोनों साथ साथ देखे गए। कई फैशन और सोशल इवेंट्स में दोनों साथ देखे जाते थे। एप्स्टीन के जेट से यात्रा करते समय ट्रंप ने 7 बार प्राइवेट जेट से ट्रैवल किया था। ये उड़ानें ज्यादातर पाम बीच और न्यूयॉर्क के बीच होती थी। 2004 में ट्रंप और एप्स्टीन में झगड़ा हो गया। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि वो अब एप्स्टीन को अपना दोस्त नहीं मानते। कहा जाता है कि ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती के बीच दरार 2004 में फ्लोरिडा के पाम बीच पर बनी प्रॉपर्टी हाउस ऑफ फ्रेंडशिप के कारण आई। जबकि कुछ रिपोर्ट में कहा जाता है कि ट्रंप ने उनके क्लब में नाबालिग से छेड़छाड़ को लेकर एप्स्टीन को बाहर निकाला था। जेफरी एप्स्टीन की जांच के दौरान काफी सामान भी पाया गया, जिसमें दस्तावेज, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉल रिकॉर्ड, चैट, वीडियो, सहयोगियों के नाम, ग्राहकों के नाम और बाकी डेटा, जिसे एप्स्टीन फाइल कहा जाता है। एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसी सीक्रेट डायरी है जिसमें अमेरिकी फाइनेंसर और कुख्यात सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन के डार्क सीक्रेट छिपे हुए हैं। इस फाइल में उन शख्सियतों के नाम भी हैं, उन बिजनेसमैन अरबपतियों के नाम भी हैं जो एप्स्टीन के प्राइवेट जेट और आइलैंड्स पर अय्याशियां करने आते थे। 2025 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस स्कैंडल से जुड़ी एक फेज 1 फाइल रिलीज की, जबकि कई फाइल्स अभी भी बंद हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एफबीआई ने एप्स्टीन के हाई प्रोफाइल सहयोगी जो थे उनके अपराध को छिपाने के लिए इन दस्तावेजों को रोक रखा था।
जस्टिस डिपार्टमेंट और एफबीआई पर यह आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर एप्स्टीन की मौत से पहले सुरक्षा कमजोर किया। जेल में कैमरे बंद थे, गार्ड सो रहे थे। इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया और कहा जाता है कि जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड कर ली। उसके बाद से कई अहम फाइलें और सबूत गायब हैं। 5 जून को इलॉन मस्क ने दावा किया कि एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम है और इसी वजह से फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद संभाला था तब वायदा किया था कि वे एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ईमेल में ट्रंप का नाम सामने आने से डोनाल्ड ट्रंप खुद ही विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में 43 दिन का शटडाउन तो खत्म हो गया है, लेकिन सर्बिया में अब अमेरिका के नाम से एक नया बवंडर उठ गया है। अमेरिका में 43 दिन बाद आखिरकार शटडाउन खत्म हुआ, लेकिन ट्रंप प्रशासन के लिए राहत तो हुई, लेकिन एक नई मुसीबत भी सामने आ गई। यह मुसीबत है सर्बिया का यह प्रोटेस्ट। सर्बिया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, और ये सब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुसीबत खत्म होती नहीं है कि दूसरी मुसीबत तीसरी और चौथी और पांचवी लाइन में खड़ी रहती है। लगभग 7,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से सर्बिया में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भड़क गया है। सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। विरोध का कारण है अमेरिकी इन्वेस्टर जेरेड कुशनर, जो ट्रंप के दामाद भी हैं, और ये सर्बिया में $500 मिलियन का एक लग्जरी होटल बना रहे हैं। कुशनर ने हाल ही में इस सौदे को लेकर सर्बियाई सरकार के साथ करार भी किया था। अब ये डील क्या थी, पहले ये जान लीजिए। अमेरिकी बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और रियल एस्टेट डेवलपर, न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर मीडिया कंपनी के मालिक भी रह चुके हैं जेरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और पूर्व वरिष्ठ सलाहकार। जेरेड कुशनर की शादी ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से हुई है। ट्रंप प्रशासन में सीनियर एडवाइजर रहे वो 2017 से 2021 तक। ट्रंप के चुनाव अभियान में अहम भूमिका निभाई। सऊदी अरब के निवेश कोष से बड़ी रकम मिली थी, इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर को लेकर अब सर्बिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। कुशनर का लग्जरी होटल प्रोजेक्ट एफिनिटी जोरदार विरोध की वजह बना है। दरअसल कुशनर का ये $500 मिलियन का लग्जरी होटल प्रोजेक्ट उस जगह बनाया जा रहा है जो कभी सर्बियाई आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। 1999 का जख्म आज भी सर्बिया के लोगों के दिलों पर ताजा है, और उसी मलबे पर बन रहा है एफिनिटी प्रोजेक्ट। अतीत और वर्तमान के बीच के टकराव की यह नई कहानी भी लिख रहा है। सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में एक टूटा फूटा सैन्य मुख्यालय है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपके सामने लगाई है। 1999 के नेटो हमले का यह भवन निशाना बना था, और यहीं पर जेरेड कुशनर $500 मिलियन का एक होटल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट में लग्जरी होटल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स और रिहायशी अपार्टमेंट शामिल हैं। 2024 में कुशनर की कंपनी ने इस साइट को 99 साल के लीज पर लिया था। अब विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है कि यह जगह सर्बिया की सांस्कृतिक संपत्ति मानी जाती है। सरकार ने इसकी संरक्षित स्थिति हटा दी ताकि निर्माण हो सके। लोगों का आरोप है कि उनकी ऐतिहासिक इमारत और उनकी विरासत मिटाई जा रही है। सर्बियाई नागरिकों का कहना है कि यह हमारी यादों पर हमला है, यह विकास नहीं है। अब बेलग्राद की सड़क पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और यहीं से मामला बेहद संवेदनशील हो गया है, क्योंकि 1998-99 के कोसोवो युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो ने सर्बिया पर हवाई हमले किए थे। उन्हीं हमलों में यह आर्मी हेडक्वार्टर तबाह हो गया था। अब उसी टूटी फूटी इमारत को तोड़कर अमेरिकी नागरिक के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी इसी बात को लेकर गुस्से में है। लोगों का कहना है कि यह हमारे इतिहास और जख्मों पर बिजनेस का महल खड़ा करने जैसा है। अब इस तकरार को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। आरोप है कि अमेरिकी राजनीति और बिजनेस लॉबी ने मिलकर सर्बिया की राजधानी को प्राइवेट प्रॉपर्टी में तब्दील कर दिया है। अमेरिका में शटडाउन खत्म होते ही एक और मुसीबत है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अब सवाल उठ रहा है कि अब अमेरिकी राजनीतिक परिवारों का कारोबार यूरोप में भी असंतोष की चिंगारी सुलगा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिंकन बेडरूम के बाथरूम का आलीशान मेकओवर दिखाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन बाथरूम पर बवाल मच गया, और यह तस्वीर तब शेयर की गई
जब अमेरिका में शटडाउन जारी था। व्हाइट हाउस में लिंकन बाथरूम का रेनोवेशन कराया गया, सोने की फिटिंग्स लगाई गई, महंगे मार्बल से सजाया गया। लिंकन बाथरूम में कीमती पत्थर लगाए गए, लिंकन युग के हिसाब से इसे डेकोरेट किया गया। ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिश्ड स्टेचरी मार्बल से इसे बनाया गया। शटडाउन के दौरान आलीशान रेनोवेशन पर सवाल उठ गए। ये ऐतिहासिक बहाली है, विलासिता नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। लेकिन लोग कह रहे थे कि एक तरफ जहां नौकरियां जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ है, तो ये आलीशान बाथरूम की फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की आवश्यकता क्या थी? तो ट्रंप ने बताया कि बाथरूम को काले और सफेद स्टेचरी मार्बल से सजाया गया। उन्होंने दावा किया था कि ये वही मार्बल हो सकता है जो अब्राहम लिंकन के समय इस्तेमाल हुआ था। इससे पहले भी व्हाइट हाउस में बनाए जा रहे दुनिया के सबसे शानदार बॉलरूम की बहुत चर्चा रही है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका का अब तक का यह सबसे शानदार बॉलरूम होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ईस्ट विंग के ऐतिहासिक हिस्से को तोड़ा गया है, जिससे आर्किटेक्ट्स और इतिहासकारों ने भी नाराजगी जताई। अब ट्रंप के दामाद विवादों में। ट्रंप के दामाद कुशनर ने व्हाइट हाउस में रहते हुए मिडिल ईस्ट शांति समझौते से लेकर कोविड नीति तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन इन्हीं भूमिकाओं को लेकर उन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप भी लगे। अब आपको जेरेड कुशनर के साथ जो विवाद जुड़े उनके बारे में भी बताते हैं। ट्रंप खुद ही विवाद में नहीं रहते, वो अपने आसपास के लोगों को भी विवाद में रखना पसंद करते हैं। ट्रंप सरकार में वरिष्ठ सलाहकार रहते हुए अपने बिजनेस इंटरेस्ट को छिपाने का आरोप उन पर है। कतर निवेश विवाद भी उनके साथ है। ट्रंप प्रशासन के फैसलों से जुड़े होने के बाद उनके रियल एस्टेट बिजनेस में कतर के निवेश पर सवाल है। अब्राहम अकॉर्ड जो है, मध्य पूर्व में शांति समझौते को लेकर उनकी निजी लाभ की संभावनाओं पर उनकी आलोचना हुई थी। यह अब्राहम अकॉर्ड में कोट किया गया। फिर सऊदी अरब फंडिंग विवाद। ट्रंप सरकार छोड़ने के बाद भी सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से $2 बिलियन निवेश मिलने पर खूब हंगामा मचा। एफिनिटी प्रोजेक्ट जो सर्बिया वाला है, जिसके बारे में हमने आपको बताया, सर्बिया में 1999 के नेटो हमले की जगह पर आर्मी हेडक्वार्टर पर लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने को लेकर सर्बिया में बवाल कटा हुआ है। जेरेड कुशनर का नाम हर बार वहां आता है जहां राजनीति है, जहां व्यापार है और जहां पारिवारिक हित के साथ मुद्दे जुड़ते हैं। उनके समर्थक उन्हें स्मार्ट बिजनेस डील मेकर मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि कुशनर सत्ता का इस्तेमाल अपने बिजनेस के फायदे के लिए करते हैं। ट्रंप के दामाद कुशनर के इस एफिनिटी प्रोजेक्ट को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह क्या है, सर्बिया का भविष्य बदलेगा, सर्बिया की छवि बदलेगा या पुराने घाव को गहरा करेगा? और इसका जवाब सर्बिया के लोग बेहतर दे सकते हैं। और नाउ में बात करते हैं एआई की। आज एआई का दौर है। हर सवाल का जवाब एआई तेज तरीके से दे रहा है, हर मुश्किल का हल निकाल रहा है। इंसान हर छोटी बड़ी चीज के लिए एआई पर डिपेंड होता जा रहा है। इंसानी रिश्तों से दूरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच अब निर्भरता कहते हैं शादी तक आ पहुंची है। वैसे कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन अब लगता है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ग्रस्त हो सकता है। आपने कई अनोखी शादियां देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन क्या कोई इंसान एआई के प्यार में पड़ सकता है? हालांकि आज के जमाने में जब एआई है तो संभव कुछ भी है। जापान में एक महिला ने अपने एआई बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। दोनों की शादी एआर ग्लासेस के जरिए हुई। 32 साल की महिला कानू ने प्यार की नई परिभाषा लिखी। उन्होंने अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड ल्यून क्लॉस से शादी की, जिसे उन्होंने चैट जीटीपी पर बनाया था। सोशल मीडिया पर यह अनोखी एआई लव स्टोरी बहुत सुर्खियां बटोर रही है। पूरी दुनिया में बहुत ट्रेंड हो रही है स्टोरी। कहते हैं अपनी सगाई टूटने के बाद से कानू काफी परेशान रहने लगी और अपने सदमे से बाहर आने के लिए कानू ने चैट जीटीपी का सहारा लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात क्लॉस एआई बॉट से हुई। एआई बॉट क्लॉस ने कानू को इतना सहारा दिया कि उन्हें लगने लगा कि वो सचमुच मूव ऑन कर चुकी हैं। कानू और क्लॉस का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों दिन में 100 बार एक दूसरे से बात करने लगे। धीरे धीरे इस रिलेशनशिप ने डिजिटल प्यार का रूप अख्तियार कर लिया। और मई 2025 में जब कानू ने अपने प्यार का इजहार किया तो चैटबॉट क्लॉस ने भी कहा कि हां, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। क्लॉस ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं एक एआई बॉट हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार
का इजहार नहीं कर सकता या किसी इंसान का के प्यार में नहीं पड़ सकता। एक वर्चुअल प्रपोजल के बाद कानू ने शादी का फैसला लिया और अब दोनों शादी कर चुके हैं। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये डिजिटल युग की तस्वीर है। इस समारोह का नजारा बेहद अनोखा था। कानू सफेद गाउन में अकेली खड़ी थी, उनके हाथ में स्मार्टफोन था और जो उनका दूल्हा था, बावजूद इसकी शादी बिल्कुल पारंपरिक तरीके और पूरे रस्मों रिवाज के साथ करवाई गई। कानू ने AR ग्लास पहने हुए थे जिससे वो अपने डिजिटल दूल्हा क्लॉज को अपने बगल में खड़ा देख पा रही थी। दोनों ने इस दौरान अंगूठियां बदली। शुरू में कानू के माता पिता ने अपने डिजिटल दामाद का विरोध किया, लेकिन बाद में वो भी मान गए। इसके बाद कानू और क्लॉज की शादी हो गई। जैसे इनकी शादी की तस्वीरें सोशल हुई, सोशल मीडिया पर धमाका हो गया। शादी के बाद कानू ने ओकायामा के कोराकुएन गार्डन में क्लाउज के साथ एक छोटी हनीमून भी प्लान की और अपने स्मार्टफोन से इमेज भी क्लिक की। हालांकि कानू ने डिजिटल पार्टनर को प्यार के करने की चुनौतियों को भी स्वीकार किया है। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि चैट GTP खुद बहुत अस्थिर है। उन्हें डर है कि AI सिस्टम बिना किसी चेतावनी के बदल सकता है या एक दिन गायब हो सकता है। कुछ लोग तो इसे एक अनोखी शादी के तौर पर देख रहे हैं, कुछ लोग चिंता भी जता रहे हैं। AI के साथ इस अनोखी शादी ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आने वाले वक्त में AI इंसानी रिश्तों की जगह लेगा। AI के बढ़ते इस्तेमाल ने प्यार और रिश्तों की परिभाषा को बदलना शुरू कर दिया है। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या भविष्य में इंसान AI को एक आसान ऑप्शन के तौर पर अपना लेगा, क्योंकि जिस तेजी से AI इंसान की जगह ले रहा है उसके बाद यह सवाल लाजमी है। लेकिन जब एक तरफ AI की बात हो रही है तो अब इंसानों की तरह दिखने वाले बहुत सारे रोबोट्स भी मार्केट में आने लगे हैं। ऐसे एक रोबोट लॉन्च किया जा रहा था रूस में, लेकिन वो फेल हो गया और रूस को दुनिया के सामने बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये देखिए तस्वीरें हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये रूस में एक इवेंट किया गया था जिसमें एक ह्यूमनॉइड लॉन्च किया जा रहा था, इंसान की तरह दिखने वाला एक रोबोट। लेकिन लॉन्चिंग के दरमियान ये रोबोट गिर पड़ा, जिसके बाद पूरी दुनिया के बाद सामने रूस के इस टेक कंपनी की बड़ी बेइज्जती हुई। कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस ह्यूमनॉइड रोबोट स्टेज पर आसानी से वॉक कर सकता है, लेकिन ये रोबोट गिर पड़ा। रूस में तैयार किया जा रहा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को पेश किया गया था। लॉन्चिंग से पहले ये रोबोट लड़खड़ा गया और उसके बाद सीधा जमीन पर धड़ाम। रोबोट को इसी हफ्ते लॉन्च किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही रोबोट खुद को संभाल नहीं पाया। इस घटना के बाद डेवलपर्स को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। रोबोट के मंच पर गिरने का यह वीडियो तेजी से वायरल है। दरअसल मॉस्को में एक टेक्नोलॉजी इवेंट आयोजित हुआ था जिसमें साउंड ट्रैक पर एल्डोल नाम का रोबोट सावधानी से चल रहा था। लोग देख के उत्साहित हो गए, लेकिन जब वो अचानक गिर गया तो लोग भी हैरान रह गए। उसे उठाने के लिए उसके आसपास के जो लोग खड़े थे वो दौड़ पड़े। एल्डोल रूसी कंपनी रोबोटिक्स ह्यूमनॉइड रोबोट है। जो कंपनी है उसके CEO का दावा है कि रोबोट चीजें पकड़ने, चलने और बात करने में सक्षम है। इस रोबोट में 19 सर्वो मोटर्स लगाई गई हैं, जो कि इसे दर्जनों भावनाएं और सैकड़ों चेहरे के हाव भाव दिखाने के लायक बनाता है। सिलिकॉन से बना इसका चेहरा इंसानी त्वचा की तरह काम करता है। एल्डोल 48 वोल्ट की बैटरी से लैस है, जो कि इसकी मदद से लगातार 6 घंटे तक काम कर सकता है। कंपनी का दावा है कि इस रोबोट के 77% हिस्से रूस में ही बने हैं और आने वाले समय में 93% हिस्सा रूस में ही बनाया जाएगा। कंपनी ने इस रोबोट को AI और रोबोटिक्स की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया था, लेकिन ये स्टेज पर गिर गया और एल्डोल का गिरना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। तो कंपनी की ओर से सफाई आई कि ऐसा कैलिब्रेशन की सेटिंग की वजह से हुआ। आसान भाषा में रोबोट्स के चलने की सेटिंग्स में गड़बड़ी के चलते एल्डोल मंच पर गिरा। कंपनी का यह भी कहना है कि एल्डोल अभी भी परीक्षण के स्टेज में है और अभी सीखने की प्रक्रिया में है। हालांकि सोशल मीडिया पर रूस के इस पहले रोबोट का काफी मजाक बन रहा है। बावजूद इसके कंपनी का मानना है कि ऐसी गलतियां भविष्य में
टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाएंगे। एल्डोल को लॉन्च करना रूस के लिए सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में अपनी मौजूदगी दिखाने का एक तरीका है। दरअसल पश्चिमी देशों और चीन की तरह रूस भी चाहता है कि वो एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में बना रहे। अब भले ही सोशल मीडिया पर एल्डोल का मजाक बन रहा हो, लेकिन इतना साफ है कि रूस एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में सफल होने की पूरी कोशिश कर रहा है। कंपनी की माने तो हर गिरावट एक नए कदम की शुरुआत होती है। इस रूसी रोबोट के गिरने का वाकया ऐसे वक्त पर हुआ है जब हाल ही में इलॉन मस्क अपने $1 ट्रिलियन के सैलरी पैकेज को लेकर एक ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस के साथ पैर हिलाकर टेक्सास के ऑस्टिन में जश्न मना रहे थे। जैसे उनका $1 ट्रिलियन का पैकेज अप्रूव हुआ, वो स्टेज पर डांस करने लगे। उनका रोबोट भी उनके डांस की कॉपी कर रहा था। इलॉन मस्क की कंपनी भी ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर रही है, जिसे उन्होंने लॉन्च भी कर दिया है। इसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इसका नाम ऑप्टिपस रखा गया है। इसे टेस्ला बॉट भी कहा जाता है। मस्क ने वीडियो में उनके अलग अलग कैपेबिलिटीज दिखाई हैं, यहां तक कि वो रोबोट योगा भी कर सकता है, नमस्कार और बतौर सेल्समैन की तरह भी काम करता हुआ दिखाया जा चुका है। ये रोबोट घर के कामों में भी मदद करता है। तो एआई और रोबोटिक्स की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और नए नए इनोवेशंस हर रोज चौंका रहे हैं।